Hello friends, welcome to Paralegal Study. In this lecture we will analyze our unit 4, caste, class, gender and tribe. So let's start with the introduction part. India follows the parliamentary form of democracy where people choose their representative via election process, and people participation is the essential condition in the election process. And several factors determines the voting behavior in India, such as the caste, class, tribe, gender, religion, language and the ethnicity. तो देखो क्या मैंने बोला इंट्रो में, इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मॉडल को फॉलो करता है, जहाँ पे हम इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और फिर जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है वो हमारे यहाँ पे एक असेंशियल कंडीशन बन जाता है फॉर द डेमोक्रेटिक सेक्टर और वी कैन से फॉर द इलेक्शन प्रोसेस. लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि वेरियस फैक्टर हैं जो वोटिंग बिहेवियर पैटर्न को शो करते हैं. मीन्स इंडिया, आपको पता है इंडिया इज़ ए मल्टी कल्चरल और वी कैन से मल्टी डाइवर्सिटी कंट्री. तो जहाँ पे वोटिंग बिहेवियर जो है मीन्स लोग किन किन चीज़ों को, कुछ पीपल वोट करते हैं कास्ट को ध्यान में रखते हुए, कोई क्लास को, कोई ट्राइब्स को ध्यान में, कोई जेंडर, कोई रिलीजन, लैंग्वेज एंड एथेनिसिटी. सो दीज आर द वेरियस फैक्टर थ्रू विच पीपल्स कास्ट देयर वोट और वी कैन से ऑल दीज फैक्टर रिलेटेड टू द वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया विच डिटरमाइन द elections result and which also determines the how governments perform and will act according to their policies. तो ये पूरा जस्ट एक इंट्रोडक्शंस में आपने एक बेसिक सी चीज़ें पहले देखना है. फिर आता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय द वोटिंग बिहेवियर फ्रेंड्स. द वोटिंग बिहेवियर इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रल बिहेवियर and it involves the understanding the factor and region which influence the voting pattern. वोटिंग बिहेवियर का सिंपल सा मतलब है कि हम इसको इलेक्ट्रल बिहेवियर भी बोलते हैं. और ये क्या होता है, इसमें ना देखा जाता है कि कौन से फैक्टर्स और कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन से ऐसे रीजन हैं जिससे लोग वो वोटिंग कर रहे हैं. जैसे देखो फॉर एग्जांपल इन सम स्टेट वोटिंग टर्न आउट जो है वो पड़ जाता है, गोज टू अराउंड 70%. ऑन द अदर हैंड सम स्टेट्स वोटिंग टर्न आउट इज very low, means around 40 to 50%. तो अब ये देखना होगा कि why the voting turnout या voting जो turnout है, why some states perform very well and some states are below the average. तो उसके पीछे कौन से रीजन है, what are the various region, what are the various factor, what are the various essential elements जिन्होंने वोटर के इन्फ्लुएंस, जो वोटर को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर जो वोटर को वोट ना देने की प्रति भी इन्फ्लुएंस करते हैं. तो इस तरीके से वोटिंग बिहेवियर का मतलब ये इलेक्ट्रल बिहेवियर. और इसको अभी क्या होता है ना, सिंपल से हम बात करें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो वोटिंग बिहेवियर बहुत इस पे ध्यान देते हैं, तभी आपको पता लगेगा कि भाई हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है. ठीक है ना. सो एक बेसिक चीज़ है वोटिंग बिहेवियर यहाँ पे. अब आता है दैट इवोल्यूशन ऑफ स्टडीज ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया. सो फ्रेंड्स, the scientific study which deals with the voting behavior is known as the psephomology. ठीक है. The systematic study of elections began in the 1960s with the initiative of the Rajni Kothari, a famous scholar, and the Maron Wiener, an American political scientist who specialized in the Indian politics. And later in the 1980s, Prerna Roy and David Bulter and Ashok Lahiri books we can say book's name is a compendium of the Indian politics and Indian elections, give a new momentum to the election studies. The team of the various scholars, sociologists, political scientists conduct the election studies under the a banner of organization known as the Lok Niti, and the method of doing the election study mainly involves survey, and these surveys are known as the National Election Survey NES. देखो इवोल्यूशन है, मीन्स ये वोटिंग बिहेवियर के बारे में बोल रहा है कि कब से हमने स्टार्ट किया. तो इसका जो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइंटिफिकली हम स्टडी करते हैं वोटिंग बिहेवियर से रिलेटेड, उसी को बोलते हैं हम सेफोलॉजी.
ठीक है, तो P इसमें साइलेंट है, PSEPHOLOGY। फिर है कि सिस्टमेटिक स्टडी स्टार्ट होती 1960s के आसपास। उस टाइम पे दो फेमस आप पॉलिटिकल थिंकर ध्यान रखें, तो रजनी कोठारी और एक थे मैरोन विनर। तो ये क्या थे, इन्होंने सबसे पहले एक इंडियन पॉलिटिक्स को सिस्टमेटिक साइंटिफिकली तरीके से समझने की कोशिश की। बाद में क्या होता है, प्रेनो रॉय और ये बटलर और अशोक लहरी, कुछ अदर जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, वो 1980s के आसपास एक बुक लिखते हैं, दैट इज़ ए कॉम्पेंडियम ऑफ इंडियन इलेक्शंस। इस बुक में क्या है, एक न्यू मोमेंटम देखने को मिलता है, मीन्स एक न्यू पैटर्न और एक प्रॉपर स्टडी उस पर की गई थी कि कैसे वोटिंग बिहेवियर, कैसे यहाँ पे इंडिया में ये सब चीज़ें, लोग किस किन आधारों पे वोट करते हैं या किन कारणों से वोट नहीं करते। सो इसकी प्रॉपर स्टडी जो है वो इस बुक में लिखी गई थी, एक कॉम्पेंडियम ऑफ इंडियन इलेक्शंस पे। बाद में अगर हम बात करें अभी रिसेंट टाइम में, तो वेरियस स्कॉलर, सोशोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पार्टीज, ये सभी अपना प्रॉपर कंडक्ट करती हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसका नाम है लोक नीति, है ना। तो लोक नीति के अंडर ये सब चीज़ों को वो एनालिसिस करते हैं, और जो मेथड, जो सर्वे फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं नेशनल इलेक्शन सर्वे, NES। और इसके अलावा जो हमने जितने भी अभी बात की, इन सब स्कॉलर, सोशोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के अलावा मीडिया जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स आपने देखा होगा जब इलेक्शंस होते हैं तो एक पहले एग्जिट पोल निकल के आता है कि वहाँ पे इसकी सरकार बन सकती है, वहाँ पे इसकी सरकार नहीं बनेगी, वहाँ पे इतनी सीटें आएंगी। तो मीडिया प्लेज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू स्टडी द वोटिंग बिहेवियर इन द इंडिया। तो ये पूरा इवोल्यूशन से रिलेटेड आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द वोटिंग बिहेवियर, और वी कैन से दैट व्हाट आर द वेरियस फैक्टर ऑफ द वोटिंग बिहेवियर। तो फैक्टर कहो, डिटर्मिनेंट्स बोलो, एक ही बात है। सो देर आर वेरियस फैक्टर ऑफ वोटिंग बिहेवियर सच एज द रिलीजन, कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल वेव एक्सेट्रा। तो ये वो वेरियस फैक्टर हैं जो इंडिया में वोटिंग बिहेवियर को शो करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अगर हम कुछ स्टडी करें तो सबसे पहले है द कास्ट। सो कास्ट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द वोटर्स, एंड political parties especially focus on the caste in the politics, and while formulating their election strategy, political parties account the factor of caste, and some scholars have argued that increasing participation of various castes, especially the lower caste, Dalit and OBC, are indicative of the democratic uprise, or we can say upsurge in the revolution in the Indian politics, and party consider the caste of a candidate while nominating him or her to be in the contest election. तो कास्ट जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो वोटिंग बिहेवियर को दिखाता है। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनाती हैं कि किस कास्ट को हमें अपने में मिलाना है। मिलाना यहाँ पे है कि किस कहाँ पे किस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी कास्ट डोमिनेट में है, किस कास्ट के वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, उसी हिसाब से कैंडिडेट डिसाइड किए जाते हैं। उसी हिसाब से फिर जो टिकट है, मीन्स जो पर्सन जो चुनाव लड़ेगा वो टिकट उसी हिसाब से एलोकेट की जाती हैं। इसके अलावा जो इंडियन पॉलिटिक्स जो है उसमें अगर हम देखें पिछले 1980s के बाद से हम देखें तो OBC, दलित, SC, ST, ये सब जो है ना, ये इनका पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस बढ़ा है। और उसके बाद से कंटिन्यू कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इमर्ज्ड होके आया है जो वोटिंग बिहेवियर को शो करता है। और नेक्स्ट इज द क्लास। सो इट इज रिफ्लेक्टेड इन इकोनॉमिक इशू सच एज द एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट allowance, price rise, land reform, subsidies, removal of the poverty, loan waiver, etc. And these issues have been the focus of the campaign in several elections. Means during the 1970s, the parties such as the Bharatiya Kranti Dal, Bharatiya Lok Dal, founded by the Chaudhary Charan Singh in the North India, and especially in the Uttar Pradesh and Bihar, articulate the caste issues of the rich and the middle farmer. And these farmer mostly belongs to the middle caste such as the Jat, Jadhav, Kurmis, and these party represent farming community both as caste and classes. And in Delhi, caste related issues such as the we can say the
free electricity, water bill also determines various electoral behavior in the favor of Aam Aadmi Party in the 2020 assembly elections. तो क्लास में क्या है कि क्लास जो एक फैक्टर है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक इश्यूज को, कि भाई कोई कहता है कि हम आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव कर देंगे, जो हम न्यूज़पेपर डिस्कशन में भी मैंने अक्सर आपको ये चीज़ें बताई हैं अगर आप न्यूज़पेपर सुनते हो तो उसमें जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस जीती वो इसी से रिलेटेड, इसी कारण जीती है, ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड उन्होंने वहाँ पे घोषणा की थी। कोई प्राइस से रिलेटेड कोई घोषणा करेगा, कोई कहेगा कि हम सब्सिडी देंगे, कोई रिफॉर्म की बात करेगा, ठीक है, कोई लोन माफ़ करेगा किसानों के, इस तरीके से। तो ये सब जो चीज़ें हैं, क्लास इकोनॉमिकल जो इशू है, ये मेन पॉलिटिक्स में इमर्ज्ड होते हैं 1970s के आसपास, जब चौधरी चरण सिंह और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ पे एक नए जो लीडर हैं मुलायम सिंह, ये सब इमर्ज्ड होते हैं, मायावती, ठीक है। तो ये मतलब बैकवर्ड क्लास से भी थे और फार्मिंग कम्युनिटी से थे ये, तो वहाँ से ये जो क्लास है मीन्स इकोनॉमिकल इशू जो है वो एक इमर्ज्ड होता है जो वोटिंग बिहेवियर को डिसाइड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कम्युनिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जाट हैं, यादव हैं, कुर्मीज़ हैं, तो ये सब नॉर्थ इंडिया में इनका काफ़ी पावर है, तो इन सब को भी ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं कि भाई किस क्लास को कितना हमें उनको बेनिफिट देना है, सब्सिडी देनी है या क्या कुछ पॉलिसीज़ हमें करनी, ये सब चीज़ें भी डिटरमाइन की जाती हैं। आम आदमी पार्टी तो हमेशा इन्हीं सब मुद्दों पे लड़ती है कि हम आएंगे तो बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, पानी फ्री में देंगे, बसेस में वुमेन का किराया नहीं लगेगा। सो ये सब जो क्लास जो मैंने बताया, क्लास इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं उसको पूरा रिफ्लेक्ट करता है और ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वोटिंग बिहेवियर का इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जेंडर। अगर हम बात करें कि द सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन्स रोल इन द वोटिंग इज हाईलाइट by the fact that many regional parties include issue concerning women in their agenda, and these issues range from the domestic economy, sexual violence, dignity of the reservation of women in the legislature and social operation, and several parties have included issues about the women welfare in their manifesto and programs. For example, in 2015 assembly elections in Bihar, Nitish Kumar launched the anti-liquor policy for the welfare of the women, especially for those belonging to the marginalized and the backward classes. And Modi government adopt the policy such as the Beti Padhao, Beti Bachao and Jan Dhan Yojana, which determines the women's voting behavior in the several elections held in the India since 2014. And one of the important thinker means Renuka Dagar studies the 2014 Lok Sabha elections, shows that the gender became a very important point which reference across the three broad issues, that is governance, development and secularism, and which formed part of the campaign. Women safety, inclusive growth model and economy, social and physical security were the main essence of the broader issue which adopted by the various political parties in their manifesto and in their policy. It is important to understand that though the women participation in political activities is also increasing, ठीक है। तो जेंडर के बारे में मैंने आपको क्या बताया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ पॉइंट्स जो है ना आपकी बुक्स में इसमें ये सब नहीं दे रखे हैं, ठीक है, तो वो मैंने खुद से अपना मीन्स ऐड भी किए हैं, तो बस आप ध्यान से सुनो एक बार, ठीक है, कि जेंडर जो है वो एक इम्पोर्टेंट इशू हो जाता है, इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है जिसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी मैनिफेस्टो और अपने प्रोग्राम्स, अपनी पॉलिसीज़ में वुमेन से रिलेटेड वो कुछ बात करते हैं इश्यूज़ को, जैसे कि भाई सेक्सुअल वायलेंस जो है वो हम नहीं होने देंगे, डिग्निटी रखेंगे, रिजर्वेशन देंगे वुमेन को, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा जैसे कुछ एग्जाम्पल है, नीतीश कुमार जो उन्होंने कहा था कि मैं जैसे ही अगर सत्ता में आया तो जो शराब है उसको बंद कर दूंगा, बैन कर दूंगा बिहार में, ये 2015 की बात है। मोदी गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी लॉन्च की है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान और जन धन योजना, ये प्योर वुमेन से रिलेटेड ही योजनाएं हैं। और इसमें जो रेणुका डागर हैं उन्होंने एक स्टडी की है 2014 इलेक्शंस को लेकर, और उन्होंने यही पाया है कि जो गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है जो गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबल हो, जो मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है जैसे वुमेन, SC ST उनके लिए काम करे, तो गवर्नेंस हुआ, और एक ओवरऑल डेवलपमेंट सभी का, और सेकुलरिज्म,
इसका मतलब सभी धर्म को एक साथ लेके चलना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ऐड करती है। ये बोला है रेणुका डागर ने। इसके अलावा जो वुमेन की सेफ्टी है, उनकी जो उनको जो उनके साथ कुछ भी जो गलत होता है इकोनॉमिकली, सोशली, फिजिकली, जो अगर इनइक्वालिटी है तो उन सबको रिमूव करने की बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और अभी रिसेंट टाइम में ये जो मीन्स जेंडर फैक्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हमारी, जो पॉलिटिकल बिहेवियर को, पैटर्न को पूरा चेंज कर सकता है। मीन्स सिंपल सी हम बात करें कि अगर महिलाएं किसी भी पार्टी की साइड जाती हैं तो एकदम से पूरा जो रिजल्ट है वो बदल जाएगा, है ना। सो जेंडर इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फैक्टर। Next factor is the tribes. So there are special provision in our constitution of India, especially in the 5th and 6th schedule, which related to the governance of the tribal dominated areas, and these prominence are meant to protect the tribal identity, their culture, their custom and economic interest. And many regions of India are inhabited by various tribes such as the northeast, especially the northeast region like Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Manipur, Nagaland, Mizoram, and some other regions also like Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and the West Bengal. The most common factor of voting behavior of the tribes are protection of their cultural identity, protection of the natural resources such as the forest, minerals and other natural resources, and regional development, political autonomy, which ensure in the 5th and 6th schedule of the Indian Constitution. जो हमारा ट्राइब्स है, ट्राइब्स में अगर मैं बात करूं तो 5th और 6th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्पेशली ट्राइब से रिलेटेड ही प्रोविजंस उसमें दिए गए हैं। और ट्राइबल एरिया आपको पता होना चाहिए, एक तो नॉर्थ ईस्ट पूरा जिसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड ये सब आएगा। इसके अलावा जो हमारा ईस्टर्न साइड में जो एरिया है, बे ऑफ बंगाल की साइड में, बंगाल से अगर आप नीचे आ जाएं तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ और मतलब झारखंड, ठीक है, और वेस्ट बंगाल का भी कुछ रीजन, तो ये सब कुछ एरिया है जहाँ पे ट्राइबल्स लोग रहते हैं। तो इनका क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, मीन्स ट्राइबल का क्यों हम पढ़ रहे हैं कि ट्राइबल जो फैक्टर है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, जो वोटिंग बिहेवियर को शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइबल पीपल है ना, ये अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, अपनी नेचुरल जो रिसोर्सेज है, इनकी ज़मीन जैसे इनके मिनरल्स और जो भी इनका जो रीजनल ये डेवलपमेंट, अपनी खुद की ऑटोनॉमी चाहते हैं। और इसके अलावा अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व, इनका मतलब सेंसिटिव होते हैं अपने कल्चर, अपने नॉर्म्स, अपने रिसोर्सेज के प्रति। तो वही सब हमने 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। सो सिंपल से हम बात करें कि ट्राइब्स से रिलेटेड भी अगर जो गवर्नमेंट्स पॉलिसीज लाती हैं तो वो पूरा पॉलिटिकल बिहेवियर को चेंज करेगा। मीन्स पॉलिटिकल पार्टियां अगर ट्राइबल से रिलेटेड स्कीम्स लाती हैं, उनके बेनिफिट के लिए स्कीम्स लाती हैं, तो वो ओवरऑल फायदा पहुंचाएगा फिर पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। सो ट्राइब्स इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइन द पॉलिटिकल बिहेवियर। और नेक्स्ट, इसमें मतलब कम दे रखा है बट और वो भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि 20 नंबर का है ना आपका, तो इसमें कम है। तो मैं आपको कुछ और फैक्टर्स आपको बताता हूं, तो वो आप ध्यान से सुनो, ठीक है। Our next factor is, friend, the religion. Religion is one of the also the important factor which determines the electoral behavior. So political parties indulge in the communal propaganda and exploit the religious sentiments of the voters. The existence of the various communal parties has further added in the politics of the region. Despite India has a secular nation, no political party ignore the influence of the religion in Indian politics. तो रिलीजन भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इंडिया वैसे तो सेकुलर कंट्री है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो तुरंत जब इलेक्शंस होते हैं तो मंदिरों के चक्कर, मस्जिदों के चक्कर, गुरुद्वारों के चक्कर ये सब नेता लोग काटना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। होते तो बड़े हरामी हैं साले, वैसे तो पूजा नहीं करेंगे लेकिन बाद में इलेक्शन के दौरान इतना ढोंग करते हैं। तो खैर रिलीजन जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है, और हर एक पार्टी जो है वो इस रिलीजन के जो सेंटिमेंट्स हैं, ये जो इशू है, इसको बढ़ चढ़ के वो उछालते हैं इलेक्शंस के दौरान, ठीक है। तो रिलीजन इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट है लैंग्वेज। सो लिंग्विस्टिक और वी कैन से लैंग्वेज इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द वोटिंग बिहेवियर। ड्यूरिंग इलेक्शंस द पॉलिटिकल पार्टीज अराइज द लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज फीलिंग्स ऑफ द पीपल एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन मेकिंग। द रिकॉग्निशंस ऑफ द स्टेट मीन्स द 1956
and later on the language basis clearly reflect the significance of language factor in the Indian politics. And the most example is the beautiful example of the language related parties, the DMK in Tamil Nadu and TDP in the Andhra Pradesh, can be attributes to the linguism. तो लैंग्वेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। देखो हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स बने ना पहले, मीन्स आज़ाद जब हुए तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था 1956 में। उस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को ये बोला गया था कि आप जो स्टेट का बंटवारा करोगे वो लैंग्वेज के आधार पे ही करो। तो इसका मतलब स्टार्टिंग से ही हमारे यहाँ पे लैंग्वेज तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जैसे कुछ पार्टी हैं, जैसे DMK तमिलनाडु में है, TDP जो है वो आंध्र प्रदेश की पार्टी है, ये सब लैंग्वेज इशू बना के ही चुनाव में, मीन्स इन्होंने जो अपना एक हम कहें पॉलिटिकल जो शुरुआत की वो लैंग्वेज के आधार पे ही की थी, ठीक है ना, हिंदी का विरोध करके, और इस तरीके से इन्होंने अपनी जो शुरुआत की थी। सो लैंग्वेज इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइंस द पॉलिटिकल बिहेवियर। Next factor reference, personality factor, means the charismatic personality of the party leaders play an important role in the electoral behavior. So some towering image of the political leaders like Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Atal Bihari Vajpayee, Narendra Modi, so these leaders influence the electoral to vote in favor of their parties. तो पर्सनैलिटी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार एक क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी थे, नेहरू थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है, अभी मोदी हैं। तो ये सब क्या है कि भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मीन्स इसीलिए जीतते भी हैं। तो ये जो आपकी पर्सनैलिटी है ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द मनी। The role of money factor cannot be overlooked in explaining the voting behavior. Despite the limitation on the election expenditure, crore of the rupees are spent on the election, and the voters seek money or liquor or good in return for their votes. तो मनी आपको पता ही है, देखो वैसे तो इलेक्शन कमीशन एक फिक्स करता है कि इससे ज़्यादा आप पैसे खर्च नहीं करेंगे, बट फिर भी आपको पता है बैक में पीछे से दारू बांटी जाती हैं, ठीक है, पुड़िया बांटी जाती है, इसके अलावा पैसे बांटे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं और ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, कि रातों रात गेम कई बार बदल जाता है। नेक्स्ट है कि परफॉर्मेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो देखो इसका सीधा सा मतलब है कि जो पॉलिटिकल पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी ना, तो ऑफकोर्स उसको अगली बार चुनाव में जीत मिलेगी ही मिलेगी। अभी लेटेस्ट गुजरात का एग्जाम्पल ले लो, लास्ट आई थिंक 30 ईयर से अगर हम देखें तो गुजरात में बीजेपी ही परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो बीजेपी की पॉलिसी है प्रॉपर गुजरात में, वो वहाँ के लोगों को फेवर में कर रही है, मीन्स उसको पसंद कर रहे हैं। वो DMK पार्टी साउथ इंडिया में कंटिन्यू है, तो इसका मतलब वो वहाँ के लोग जो है वो DMK से खुश हैं, उनकी पॉलिसीज से। तो मतलब ये सब फैक्टर जो है, मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइंस द पॉलिटिकल बिहेवियर। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज द आइडियोलॉजी। सो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फेवर करेंगे, कुछ कैपिटलिस्ट मॉडल को, कुछ डेमोक्रेसी को, कुछ सेकुलर मॉडल को। तो इस तरीके से जो आइडियोलॉजीज हैं वो भी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मीन्स जो पर्टिकुलर, जैसे आपकी कोई आइडियोलॉजी होगी, आप सेकुलर हो सकते हैं, आप डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, मे बी आप कट्टर कम्युनलिज्म भी हो सकते हैं, ठीक है, आप ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं किसी रिलीजन के प्रति, वो आपके ऊपर है, मुझे नहीं पता आप किस तरीके के पर्सन है। बट सिंपल सी मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि आपकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, तो आप उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करेंगे जो समहाउ आपकी आइडियोलॉजी से एसोसिएट करती होगी, ठीक है ना। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं, मीन्स आइडियोलॉजिकल फैक्टर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी, मनी, पर्सनैलिटी, लैंग्वेज, रिलीजन एंड द ट्राइब्स, और इसके अलावा अगर हम बात करें जेंडर, क्लास और कास्ट, ये सारे फैक्टर्स आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो पॉलिटिकल वोटिंग बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसके नोट्स अगर चाहिए आपको तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 10 रुपीज़ के हिसाब से आपको पर यूनिट हिसाब से नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। खूब सारी मेहनत करें, बड़े सपने देखें, और अपने पेरेंट्स की और लड़कियों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। और सबसे बेस्ट लास्ट में एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे कहूँगा, अपनी जो सोच है ना उसको बायस्ड कभी मत करना फ्रेंड्स। अपनी जो सोच है उसको साइंटिफिक और लॉजिकल बनाएं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक।